मैं हूं अभिषेक कुमार और आपका स्वागत करता हूं हमारे आपके प्यारे से YouTube चैनल एजुकेशन बाबाजी में। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 1 को पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। लेक्चर के बाद आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैं जो मार्क करूंगा वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें मार्क किए हुए रहेंगे, उसका पीडीएफ, और साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको घर पे आपको सॉल्व करना है। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के ऊपर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। वी नो दैट flowing water constitute water current in reverse. Similarly, if the electric charges flows through a conductor, for example through a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor. तो हम लोग फेमिलियर हैं एयर करंट और वाटर करंट से, और हम लोग जानते हैं कि फ्लोइंग वाटर जो है, फ्लोइंग वाटर करंट कंस्टिट्यूट करता है रिवर्स में। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो कंडक्टर में, यहाँ कंडक्टर कहने का मतलब है मेटेलिक वायर में, मीन्स मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर में। इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल्स और अ बैटरी व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow. We have also seen that the torch gives light only when its switch is on. What does a switch do? अगर हम एक टॉर्च की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि सेल्स जो प्रॉपर ऑर्डर में रखे हुए होते हैं टॉर्च में, वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो प्रोवाइड कराते हैं उस टॉर्च बल्ब में, ताकि वो टॉर्च बल्ब ग्लो कर पाए। और हम लोग ये भी देखते हैं कि टॉर्च लाइट देता है कब? जब उसका स्विच ऑन होता है। जब उसका स्विच ऑन होता है तो ये स्विच क्या करता है? वॉट डज अ स्विच डू? एक स्विच का क्या काम होता है? वो एक स्विच जो होता है वो क्या करता है? अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। स्विच जो है ना वो कंडक्टिंग लिंक बनाता है। क्या बनाता है? कंडक्टिंग लिंक सेल और बल्ब के बीच में। उस टॉर्च के सेल और बल्ब के बीच में एक कंडक्टिंग लिंक बनाता है, मीन्स ये बिचौलिए की तरह काम करता है, और इसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक टॉर्च में बल्ब ग्लो करने के लिए। अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। और आप लोगों की जो क्वेरीज थी, मैंने आप लोगों का कमेंट पढ़ा था कि आप लोगों को साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका भी समाधान मैं निकालने की कोशिश में लगा हूँ और बहुत जल्दी उसका समाधान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ दिस सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न ऑफ, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। अगर सर्किट कहीं पे ब्रोक हो जाता है, मीन्स सर्किट कहीं पे टूट जाता है, या फिर स्विच जो होता है वो टॉर्च का वो ऑफ हो जाता है, तो करंट फ्लो करना बंद हो जाता है उस बल्ब में और बल्ब ग्लो नहीं करता है, मीन्स आपको रोशनी नहीं मिलती है। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मीन्स उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट जो है ना उसे एक्सप्रेस किया जाएगा, कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा किसी पर्टिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में, तो ऐसे हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करेंगे। समझ में आ रहा है? एकदम फील आ रहा है? यस सर, अच्छे से समझ में आ रहा है। अरे बच्चों, जब समझ में आ रहा है तो मैं वो जो क्वेश्चंस देता हूँ उन क्वेश्चंस को बनाने के बाद आप नीचे कमेंट में डन क्यों नहीं लिखते हो? बताओ बताओ। अगर नहीं लिखोगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो का रेट है।
In circuits using metallic wire, electrons constitute to flow of charges. However, electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed. So the electric current was considered to be flow of positive charges and the direction of flow of positive charges were taken to be direction of electric current. अगर हम ऐसे सर्किट की बात करें जो मेटेलिक वायर कंटेन करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करता है फ्लो ऑफ चार्जेस, मीन्स चार्जेस का फ्लो जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करता है। जबकि जब इलेक्ट्रिसिटी का फेनोमेना डिस्कवर हुआ था उस समय तक इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो इलेक्ट्रिक करंट को कंसीडर किया गया था फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट को क्या कंसीडर किया गया था? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के डायरेक्शन को ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मान लिया गया था उस समय। कन्वीनियंटली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons which are negative charges। और अगर हम इसको दूसरे शब्दों में देखें तो फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये ऑपोजिट लिया जाता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या लिया जाता है? ऑपोजिट लिया जाता है, जो कि नेगेटिव चार्जेस होता है, जो कि क्या होता है? नेगेटिव चार्जेस होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? कहीं दिक्कत है? कहीं दिक्कत है तो जल्दी से बताओ। नहीं सर, हमें तो कहीं दिक्कत नहीं है, हमें तो पूरा अच्छे से समझ में आ गया। ओए चंगू मंगू, आना भी चाहिए बे। तो आगे बढ़े। और मैं ये जो मार्क कर रहा हूँ वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए क्वेश्चंस भी हैं। हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको होमवर्क के तौर पे घर पे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बनता है ये देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट और व्हाट इज़ सर्किट, पहला। दूसरा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, हाउ डज अ टॉर्च बल्ब ग्लो, और आपके 1 मार्कर में पूछे जा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का डायरेक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब नेक्स्ट पेज के ऊपर, देखते हैं क्या कहता है। इफ़ अ नेट चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम t, देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज। Q कोई नेट चार्ज को मान लो और ये किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से t टाइम में ये फ्लो कर रहा है, तो करंट जो है I क्या होगा? I जो है करंट का सिंबल है। I किसका सिंबल है? करंट का है। Q है चार्ज का सिंबल, T है टाइम का सिंबल, ठीक है। तो क्या होगा? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन T। इलेक्ट्रिक चार्ज Q जो है इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है और ये इक्विवेलेंट होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रिक करंट I से जिसको हमने डिनोट किया इसे हम एम्पियर कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसको हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नीचे क्या क्या लिखा हुआ है, उसे पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं, द ऐसा यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब which is equivalent to the amount of charge contained in nearly 6 × 10⁻18 electrons. We know that an electron possesses a negative charge of 1.6 × 10⁻19 coulomb. The electric current is expressed by a unit mass called ampere, named after the French scientist Henri-Marie Ampere. 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second, that is 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. Small quantities of current are expressed in milliampere और in microampere। तो वही बकवास सा कुछ लिखा हुआ है अभी मैंने जो बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है जो कि इक्विवेलेंट होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पोजेस करता है जो कि 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का होता है।
इलेक्ट्रिक करंट जो है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं एम्पियर में, मीन्स उसका ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी मैरी एम्पेयर चाचा जी के नाम पे पड़ा था। मीन्स एम्पेयर चाचा के नाम पे इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट का नामकरण हुआ था। ठीक है, तो एक एम्पेयर जो होता है ना वो कंस्टिट्यूट करता है एक कूलम्ब चार्ज का फ्लो 1 सेकेंड में। मीन्स 1 एम्पेयर जो होता है 1 कूलम्ब पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये रहा एम्पियर का। अब तुम पूछोगे सर एम्पियर से भी छोटा कुछ होता होगा ना, जैसे बड़े भाई से छोटा होता है छोटा भाई, तो उसी प्रकार से एम्पियर का भी कोई छोटा भाई होगा ना। हाँ भाई, एम्पियर का भी छोटा भाई है। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर्स। तो एम्पियर का छोटा भाई है मिली एम्पियर, जो कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है। और मिली एम्पियर का छोटा भाई है माइक्रो एम्पियर, जो कि 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। समझ गए बच्चे? ओए होए होए, यहाँ तो बड़ा भाई छोटा भाई करके फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। ओए होए होए, तो बच्चों जल्दी से शेयर करो इस वीडियो को, और लाइक का बटन तहस नहस कर दो, तोड़ फोड़ के रख दो, एकदम तहस नहस कर देना है लाइक के बटन को। और वो लाल वाला बटन भी दब जाना चाहिए, और साथ ही साथ उसके बगल में जो घंटा रहता है वो भी दब जाना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो इतना ज़रूर करो। एक बार चैनल को एक्सप्लोर कर लो, बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें चैनल पे। जल्दी से एक बार जाके एक्सप्लोर कर लो चैनल को, अगर तुम चैनल पे नए हो तो। अब आगे बढ़ते हैं। An instrument called ammeter measures electric current in a circuit. It is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured. एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम एमीटर करते हैं, ये क्या मेज़र करता है? इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में, किसी गिवन सर्किट में ये इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करता है। ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है उस सर्किट में। इसमें कनेक्टेड होता है सीरीज में। फिगर 12.1 shows the schematic diagram of a typical electric circuit comprising a cell, an electric bulb, an ammeter and a plug की। फिगर 12.1 जो है ना वो दिखा रहा है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम को, जो कि एक सेल, एक बल्ब, एक एमीटर और एक प्लग की कंटेन कर रहा है। अब तुम बोलोगे कि भैया अब यहाँ पे हम कैसे पता करें कि कहाँ सेल है, कहाँ बैटरी लगा हुआ है, कहाँ एमीटर है और कहाँ बल्ब है? ये तो भारी समस्या हो गई भाई। फिगर 12.1 ये है। देख भाई, ये जो है ना ये स्विच है। चलो अब तुम मुझे ये बताओ, अपना थोड़ा लॉजिक लगाओ कि ये जो स्विच है जिसे यहाँ पे के से डिनोट किया गया है, ये स्विच ओपन है या क्लोज्ड है? मुझे कमेंट में बताओ, मुझे कहाँ बताओ, कमेंट में बताओ कि ये स्विच ओपन है या क्लोज्ड स्विच है। यहाँ एमीटर लगा हुआ है, ये बल्ब देख सकते हैं, और ये जो है ये बैटरी है। यहाँ मैं सेल क्यों नहीं बोल रहा हूँ? अगर ये एक रहता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल रहता, तो फिर हम इसे सेल कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही हम बैटरी कहते हैं। तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर तुम पलटा के देखोगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, व्हाट इज बैटरी? बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को ही हम बैटरी करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है तुम लोगों को। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लाइक ठोको। पूरे यूट्यूब में ऐसी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन आपको नहीं मिलेगी। जल्दी से लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। नोट दैट the electric current flows in the circuit from positive terminal of cell to negative terminal of cell through the bulb and ammeter. इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है सर्किट में वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है थ्रू बल्ब एंड एमीटर। बल्ब और एमीटर को होते हुए, यहाँ देखो आई यहाँ पे है, यहाँ पे शो, कलर चेंज कर दूं क्या? जस्ट अ मिनट। ये आई देखो, ये यहाँ से फ्लो किया, यहाँ गया, ये बल्ब से होते हुए, एमीटर से होते हुए
बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तक आ पहुंचा, पॉजिटिव टर्मिनल से गया, नेगेटिव टर्मिनल में आ गया। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा कि भैया पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को हम पहचानेंगे कैसे। देखो सेल का ये डायग्राम होता है, ये ऐसा सेल का डायग्राम होता है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला है ना, इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं और छोटे वाले को हम नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं। वो सेल डायग्राम का मैं एक अलग से लेक्चर ले लूँगा, उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने कंसेप्ट होंगे, मैं उस एक लेक्चर में आपको कवर करवा दूंगा और ऐसा कवर करवाऊंगा कि फिर कभी आपको कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे विराम देते हैं। अच्छा इसके नीचे क्या है, एक एग्जाम्पल 12.1, चलो इसे भी देख ही लेते हैं। सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो तुम तो सॉल्यूशन ही देख लोगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन को। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट आपको निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि सर्किट में फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आपका करंट गिवन है, टाइम गिवन है, मीन्स आपका आई गिवन है, ये आपका आई हो गया, ये आपका टी हो गया। आपको क्या निकालना है? आपको क्यू निकालना है। आपको टाइम जो लेना है आपको सेकेंड्स में लेना है, यहाँ मिनट्स में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आई 0.5 एम्पियर हो गया, टाइम 10 मिनट्स को यहाँ 600 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, वही अभी हम जो पढ़े थे, Q इज इक्वल टू आई टी। अरे सर हम तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी पढ़े थे। तो यार ये वही है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी ही है। टी को आप आई की तरफ लेके जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और आई के नीचे जो 1 है वो आप क्यू की तरफ भेजो, तो आई इज इक्वल टू क्यू टी, और सॉल्व करने के बाद 300 कूलम आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो आज यहीं पे इस लेक्चर को विराम देते हैं। इन क्वेश्चंस को देख लेना। मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए, आप लोगों का सिलेबस नवंबर मिड या एंड दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। जिस स्पीड से हम चल रहे हैं इसी स्पीड से कंप्लीट होगा। ज़्यादा तेज़ नहीं करना क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स देखने हैं, और हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस करा दूं और मैथ्स का भी आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं। बट उससे पहले आपको एक काम करना होगा कि एकदम कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए आपको सारा लेक्चर्स देखना है, सारा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। उन्हें भी बताओ कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।